और आदाब। इस्तकबाल है आपका डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश जानकारी से कामयाबी तक में। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमारी कोशिश है कि आप तक वो तमाम मालूमात, वो तमाम जानकारी पहुंचाई जाए जो आपकी तरक्की और कामयाबी के लिए ज़रूरी है। भारत का शुमार उन ममालिक में होता है जहां नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, और ये नौजवान ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपने हुनर से, अपने स्किल से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और इन नौजवानों की इसी स्किल को और इसी हुनर को मज़ीद निखारने के लिए, मजबूत बनाने और उन्हें खुद कफ़ील बनाने के लिए सन 2015 में स्किल इंडिया मिशन का आगाज़ हुआ। इसके लिए बाकायदा एक वजारत है जिसने पिछली एक दहाई में कई इक़दाम किए हैं। ये इक़दाम किस तरह हमारे नौजवानों को हुनरमंद बना रहे हैं, स्किल इंडिया मिशन हमारे नौजवानों के लिए कितना अहम है और आने वाले वक्त में किस तरह हमारे नौजवानों को मज़ीद नफ़ा होगा, इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में हम बातचीत करेंगे। इस अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर साकेत बिहारी, एसोसिएट प्रोफेसर इन डेवलपमेंट स्टडीज़ IAPA, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं मोहतरम जनाब राम सिंह साहब। आप प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नमस्कार। साकेत जी, अगर स्किल इंडिया मिशन की बात की जाए तो हम वही एक दहाई पहले चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस मकसद के साथ, किस विज़न के साथ इसकी शुरुआत की गई। देखिए, आज के दिन में सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज के समय में यदि किसी भी देश को प्रगति करनी है, विकास करना है, अगर हमें विकसित भारत का टारगेट अचीव करना है, तो हमारे पास दो बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं जिन पर ध्यान देना होगा। एक तो है स्किल और दूसरा है एजुकेशन। आप विश्व के मुल्कों को देख लीजिए, आप पाएंगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्किल पर जोर दिया जाता है। अगर आप डेटा को देखें, आंकड़ों को देखें, तो आप पाएंगे कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 68% लोगों को फॉर्मल स्किलिंग दी गई है। जर्मनी में 75% लोगों को इंस्टीट्यूशनल स्किलिंग दी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 62% लोगों को इंस्टीट्यूशनल स्किलिंग दी गई है। जापान में ये आंकड़ा 80% के आसपास का है और साउथ कोरिया में 96% के आसपास का है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की स्थिति को देखें, भारत की स्थिति को देखें, तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल स्किलिंग अभी तक 2.3% तक का ही हो पाया है। तो ऐसे में भारत विकसित भारत का रूप कैसे प्राप्त करेगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौजू है। और शायद इसलिए स्किल इंडिया मिशन को 15 जुलाई 2015 को इसलिए लागू किया गया कि जितने भी हमारे यूथ हैं, तकरीबन 40 करोड़ ऐसे यूथ हैं जिनको 2022 तक मार्केट में जो कुछ भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उन स्किल की ट्रेनिंग उनको दिया जा सके और उनके हुनर को मार्केटेबल बनाया जा सके, बाजारी बनाया जा सके, ताकि वो अपना जीवन निर्वहन पहले की तुलना में बेहतर रूप से कर सके। और कहीं ना कहीं ये हुनर, ये स्किल विकसित भारत को भी अगले पायदान तक या अगले उड़ान तक ले जाएगा। तो ये स्किल इंडिया मिशन की एक प्रोलॉग था जो मैंने बताने की कोशिश की जी। और इसके ज़रिए, इस सवाल के ज़रिए हमारी भी ये कोशिश थी कि हम उस पूरी मिशन का, उस पूरी मुहिम का जो हम बैकग्राउंड समझ सकें, उसका विज़न, उसका मकसद समझ सकें। और जब हम इस मकसद को समझने के बाद आगे बढ़ना चाहेंगे, मैं राम सिंह जी से जानना चाहूँगा कि जब हम इस मुहिम को आगाज़ करते हैं इसका, तो इंडिया के बिज़नेस पर, इंडिया के ट्रेड पर इसका क्या असर पड़ता है और कितना अहम हो जाता है अगर हम भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं। आदाब दर्शकों को, जैसा कि आपका सवाल बड़ा मुफीद सवाल है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर।
अगर देखा जाए तो 2015 से लेके जो भी, या 2014 से लेके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व में सरकार आई है, स्किल इंडिया या कौशल भारत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जब हम आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की हम अब राह पे हैं, 2027-28 तक या 29 तक हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसमें दो तरीके से जो स्किल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक तो हमारी बढ़ती हुई आर्थिक ज़रूरतें, और इसके साथ साथ जो नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें किस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता होगी कि भारत उस टेक्नोलॉजिकल जो नया जो विश्व पटल पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ब्लॉकचेन के, या जो नई एक इंडस्ट्री 4.0 तैयार हो रही है, उसमें ना पिछड़ हो जाए। ये दो इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि आज भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला राष्ट्र है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, बहुत सारे देशों में इस समय मैन पावर की शॉर्टेज है। मैं कुछ एग्जाम्पल से अगर आपको बताना चाहूँ, जल्दी में इजराइल में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भारत से ज़रूरत पड़ी और भारत ने उनको सप्लाई किया, बड़े सक्सेसफुल है। जल्दी में रशिया ने हमसे शिप बिल्डिंग सेक्टर में लगभग 1 लाख वर्कर्स की डिमांड की है कि उनको भी एक कुशल कारीगरों की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है उनकी इंडस्ट्री पर लंबे युद्ध के कारण। और इसके साथ साथ ताइवान, जो ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे ताइवान, जापान और साउथ कोरिया। पिछले वर्ष में लगभग 1 महीना साउथ कोरिया रहा, मैंने देखा वहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है। इसी प्रकार से सिंगापुर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अगर किसी भी अब देश को अपनी जनसंख्या को मेंटेन करना है, उसको मिनिमम 2.1% की डिकेडल ग्रोथ चाहिए। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की जहां कहीं भी जरूरत पड़ रही है वहां पर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, और बल्कि और भी देश में। यहाँ पर मैं दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब हम विदेश जाते हैं, किसी भी इलीगल माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने को कौशल बना के फिर जाएं, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। बहुत अहम आपने बात बताई कि संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, मौके की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने आप को कौशल बनाना और अपने आप को स्किल बना करके जाना बहुत ज़रूरी है। साकेत जी, किस तरह हमारे नौजवान स्किल इंडिया से फ़ायदा उठा सकते हैं? वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हमारा नौजवान जो है अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है और आगे अपने जो तरक्की का सफ़र है उसे आसान बना सकता है? देखिए, अगर घरेलू लेवल पर बात करी जाए तो आप चाइना की स्थिति देखिए, वहाँ पर 13% स्किल्ड मैन पावर की कमी है। इसी आंकड़े को अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ तकरीबन 54 से 55% स्किल्ड मैन पावर की कमी है। कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग ये बताते हैं कि अगर वो 4 एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए बाज़ार में जाते हैं तो मुश्किल से 2 एम्प्लॉई ही 4 लोगों के तुलना में उनको बेहतर मिल पाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ स्किल का बहुत ही अभाव है और स्किल ट्रेनिंग देना बड़ा ही ज़रूरी है। उस स्थिति में विशेष रूप से जहाँ भारत को एक युवा राष्ट्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि तकरीबन 62% जो यहाँ की आबादी है वो 15 से 59 वर्ष के काम करने वाले लोगों की है और 54% के आसपास इसमें वैसे लोग हैं जो 25 वर्ष से भी कम के हैं। अर्थात हमारा देश युवा है और इन युवाओं को अगर रोजगार लेना है आज के समय में तो ज़रूरी है कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनकी स्किलिंग प्रॉपर हो। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं स्किल लोगों को करने के लिए, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाले एरिया हो जहाँ पर 47 ITIs को फिट करने की बात करी जा रही हो, या 1396 गवर्नमेंट ITIs की बात की जानी हो, जहां जिसको कि PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर उनका आधुनिकीकरण किया गया है, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो PMKVY, अभी तो 4.0 चल रहा है। तो इसमें भी काफ़ी कुछ प्रयास किया गया है कि हमारे युवाओं को प्रॉपर स्किलिंग मिले। आपने प्रॉपर स्किलिंग की बात की, बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त नौजवान हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये भी जान सकें कि स्किल और अनस्किल के अंदर जब वो आगे रोज़गार के लिए आगे बढ़ते हैं तो कितना फ़र्क होता है। अगर हम सैलरी के हिसाब से बात करें या उनकी तरक्की के पैमाने के हिसाब से बात करें तो एक अनस्किल्ड वर्कर और एक स्किल्ड
वर्कर के अंदर कितना फ़र्क होता है, मैं चाहूँगा उसको भी थोड़ा सा आप बताएं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं जान सकें कि आज के दौर में स्किल्ड होना कितना ज़रूरी हो जाता है। फ़र्क की जहाँ तक बात है, इसमें आप इसका एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट तो आप ले ही सकते हैं। तकरीबन मुझे लगता है कि एक तो यदि आप स्किल्ड नहीं है तो उस काम को कर ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर मोटर का मैकेनिक का काम करना है, अगर मुझे नहीं आता कि कैसे मोटर मैकेनिक का काम करना है तो मैं कर ही नहीं सकता। रेम्यूनरेशन तो बाद की बात है। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी लोग स्किल्ड हैं उनको सबसे पहले बेहतर ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयबिलिटी का, जॉब मिलने का ऑप्शन उनका बढ़ जाता है। और यदि आप मार्जिनल गेन्स को भी देखें, सीमांत फायदे को भी देखें, तो आप पाएंगे कि जो लोग स्किल्ड हैं उनको उनकी सीमांत फायदा बढ़ते हुए काफ़ी कुछ लाभ लेके सामने आता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 4:1 है या 5:1 है, ये कहीं भी फिगर जा सकता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ने की कोशिश करना चाहूँगा कि जितनी भी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या कई कॉरपोरेट्स भी छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स छोटे छोटे साइज़ में, जगहों में चलाते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो जहाँ कहीं भी स्किल डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर निश्चित रूप से युवाओं को काफ़ी फ़ायदा मिला है, उनको रोज़गार मिला है, उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं और उनके जो लाइफ में एक सस्टेनेबिलिटी है वो काफ़ी कुछ प्रमोट हुआ है। तो स्किल इंडिया मिशन से युवाओं को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। 40 करोड़ लोगों को, 40 करोड़ युवाओं को 2022 तक स्किल्ड करना था अपने स्किल इंडिया मिशन में, जो कि ऑब्वियसली ये फिगर आगे चलकर बढ़ेगा ही, बढ़ा ही है, क्योंकि हर साल काफ़ी लोग स्किल्ड लेने के लिए सामने निकल कर आते हैं जी। इसलिए बड़ा ही ज़रूरी है कि अगर युवा स्किल को सीखने की कोशिश करें तो बड़े ही सिंसियरली, सीरियसली और मैं समझता हूँ रिलीजियसली इस एफर्ट को लें ताकि वो स्किल सीख सकें, सीख सकें, आगे बढ़ सकें। और इस प्रोग्राम में अगर कोई सवाल आपका है और पूछना चाहते हैं तो आपके लिए टोल फ्री नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है 1800113060। आप हमारे माहिरीन से अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, नौजवान किस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं और किस किस लेवल पर और कौन कौन सी योजनाएं और प्रोजेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू को अपनी जारी रखेंगे। और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें अपने सवालों के साथ शामिल हो सकते हैं। और जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, इंटरनेशनल पैमाने की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर राम सिंह सर से जानना चाहूँगा कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ आज हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा हब बन गया है जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हमारे नौजवान किस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्किल हासिल कर सकें और उन कंपनीज़ के साथ जुड़ सकें, उसके लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं स्किल इंडिया के तहत? हाँ जी, देखिए स्किल इंडिया के तहत इसमें 5-6 क्षेत्रों में पूरे जो कार्यक्रम को बांटा गया। एक तो ऐसी स्किल्स है जो वोकेशनल है, एक सॉफ्ट स्किल्स का क्षेत्र है, एक टेक्निकल स्किल्स है जिसमें कि जो आईटी से रिलेटेड या और टेक्निकल स्किल्स है, फिर वोकेशनल स्किल्स हैं, फिर डिजिटल से रिलेटेड स्किल्स हैं, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर मैं कहूँ, अगर मोटा मोटे 6-7 क्षेत्र देखे जाए तो हम जितना भी स्किल्स का रिक्वायर है मल्टीनेशनल कंपनी को वो 6-7 क्षेत्रों में देख सकते हैं। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ हो रहे हैं तो अगले पिछले कुछ 5 वर्षों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आया है दुनिया में, तो जो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं या बिग डेटा से रिलेटेड प्रोग्राम है या डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड प्रोग्राम है या डेटा एनालिटिक्स, इस प्रकार के जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, SAP जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है, ऐसे प्रोग्रामों की बड़ी डिमांड रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सोशल स्किल्स हैं वो पूरी मानवता, जहाँ भी मानवता की बात होगी, क्योंकि कंपनियों को अपना सामान फिर अपने कंज्यूमर्स को बेचना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना, तो इसके लिए सोशोलॉजिकल जो स्किल्स चाहिए होते हैं जिसमें साइकोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, विशेष रूप से साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स माइंड। उस उपभोक्ता के दिमाग में क्या चल रहा है, किस प्रकार से उससे कनेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट के स्किल्स हो गए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे भारत के इस समय युवा जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो अवसर पा रहे हैं वो वेल पेड भी हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी ख्याति को जो है स्थापित भी किया है। अगर देखा जाए जैसे अमेरिका में, देखिए ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जो इलीगल माइग्रेशन के इतना खिलाफ है, उसने भी अपनी योजनाओं में कहा है कि अगर कोई प्रतिभावान व्यक्ति भारत से या किसी भी देश से अमेरिका आना चाहता है तो उसका स्वागत है।
यानी जहां भी टैलेंट की बात आती है, जहां भी स्किल की बात आती है, वहां पर देखा जाए तो आपके लिए फायदा ये रहता है कि आप अगर स्किल्ड हैं तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आपको इज्जत भी अच्छी मिलेगी। और जब इन तमाम चीजों को हम समझते हैं तो इसके साथ साथ जैसे साकेत जी ने भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, साकेत जी वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या ट्रेनिंग्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं स्किल इंडिया से और जिनको जानना हम सबके लिए, खासतौर से नौजवानों के लिए ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जहाँ तक स्किल इंडिया मिशन का सवाल है, ये एक कंप्लीट बास्केट है जिसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं जो स्किल को इम्पार्ट करने के लिए रेलेवेंट हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। एक तरीके से ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद से आपके पास नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें ही आता है। स्किल लोन स्कीम है जिसमें 15,000 से 1.5 लाख तक का लोन का भी प्रोविज़न है। पीएम युवा स्कीम है। लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर निगाह डालें तो इस स्कीम के तकरीबन 5 से 6 कंपोनेंट हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली मॉनिटर्ड स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं CSCM, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली मॉनिटर्ड, मतलब फंडिंग भी गवर्नमेंट का, मॉनिटरिंग भी गवर्नमेंट का। और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है, दूसरा जो इसका वर्टिकल है, उसका नाम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट मॉनिटर्ड, मतलब सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है और स्टेट इसको मॉनिटर करता है। और इसके मॉनिटरिंग में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो बड़ा ही अहमियत वाला है, उसका नाम है स्पेशल प्रोजेक्ट SP, जिसमें आप किसी भी जैसे कैप्टिवेटेड लोग हैं कहीं भी कोई भी है, उनको खास तरीके से आप स्किलिंग दे सकते हैं। उसके बाद से एक RPL है। ये थोड़ा सा इस पर और एलैबोरेट करेंगे, किस तरह से कैप्टिव लोगों की आपने जो बात की है वो किस तरह से उनको स्किल किया जाता है? वो कौन लोग हैं? जी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जेल में ही हैं, प्रिजन में हैं, अगर उनको स्किलिंग करनी है तो आप इस स्पेशल प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको स्किल दे सकते हैं। उसके बाद से आपके पास SPL है, जिसको हम लोग RPL है, सॉरी, जिसका नाम है रिकॉग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग। अगर कुछ लोग पेशेगत, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी स्किल्ड हैं, फॉर एग्जांपल कारपेंट्री आती है, ब्लैक स्मिथ आता है, या कुछ भी उनके पास हुनर है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो सारी स्किल्स क्या सर्टिफाइड हैं, क्या उनको क्रेडेंशियल्स मिले हैं, क्या उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए बड़ा ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग RPL के अंतर्गत दिया जाता है। इसका नाम है रिकॉग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग। और इस रिकॉग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट देकर हम उनको बेहतर रेट पर उनको रेम्यूनरेशन दिलवा सकते हैं, और उनको प्राप्त हो भी रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बात किया फॉरेन कंट्रीज़ का, तो फॉरेन कंट्री में स्किल की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपका स्किल सर्टिफाइड है क्या। हर आदमी ये जानने के लिए उत्सुक है, हर कॉरपोरेट, हर कंपनी, हर सेक्टर ये जानने के लिए उत्सुक है कि आपका स्किल सर्टिफाइड है क्या। और ऐसे में हमारे पास 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जो डिफरेंट स्किल्स पर फोकस करती हैं, और वो ये बताती हैं कि किस तरीके से क्या क्या कंटेंट होगा जिसको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऑलरेडी NSQF हैं, जिसका नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसमें आवर्स हैं, किस तरीके से स्किलिंग दी जानी है, किस तरीके से ट्रेनर को ट्रेन किया जाना है जो स्किल की ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके का इकोसिस्टम होगा, कैसे ट्रेनिंग पार्टनर्स का चुनाव करना है। ये तमाम फ्रेमवर्क उसमें ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसको फॉलो करके एक बेहतर स्किलिंग की जा सकती है। और ये स्किलिंग निश्चित रूप से मैं समझता हूं न केवल एक नॉर्मल स्किल की जरूरत होगी, बल्कि जरूरत होगी बेहतर स्केल की और बेहतर स्पीड की, क्योंकि केवल काम करने से काम नहीं होगा। हमारे पास बड़ा ही थिन लेयर है विकसित भारत होने का। 2047 में हम विकसित भारत होना चाहते हैं, तो अभी जो 2025 है और 47 तक है, ये जो दूरी है काफी बड़ी नहीं है। और इसमें कितना अहम रोल प्ले करेगी विकसित भारत के अंदर स्किल इंडिया? बिल्कुल रोल अहम प्ले करेगी, क्योंकि अगर आप 2022 के आसपास के फिगर्स को देखें तो आप पाएंगे कि तकरीबन 6% से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि स्किल मिशन का ही केवल कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको मैं यहां पर गिनाना नहीं चाहता, लेकिन अब वहीं बेरोजगारी की दर आप देखें 3.2% के आसपास पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं स्किल इंडिया मिशन का भी इसमें योगदान अवश्य है, क्योंकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है न केवल स्किलिंग की है, बल्कि एक एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर रहे हैं, उद्यमिता डेवलप कर रहे हैं, और उस उद्यमिता के माध्यम से न केवल आपको प्लेसमेंट मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी रोजगार देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप दूसरों को भी रोजगार देंगे, और अगर ये रोजगार की कड़ी एक के बाद एक बड़ी होती चली गई तो मैं समझता हूं हमारा विकसित भारत 2047 में निश्चित रूप से स्थापित होगा। इसी पर मैं एक सवाल लेकर के जाता हूं कि जहां हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE क्या कुछ कर रहा है अगर हम स्किल इंडिया की बात करते हैं राम सिंह सर, कि ये तमाम इंस्टीट्यूट्स को भी और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को भी हमें जानना होगा आज की इस पेशकश में कि किस तरह से हम उन लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जो खुद रोजगार देने के काबिल हो जाएं लोग, ना सिर्फ ये कि रोजगार पाने वाले, रोजगार देने वाले भी इसके अंदर बने। हाँ जी, देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स है, इसके भारत में 2-3 सेंटर्स हैं, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में है। यहाँ पर विशेष रूप से जो प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं उसमें जैसे कि अभी स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अपना स्वरोजगार किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे लोग खेती करते हैं उसके साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जैसे कि हनी बी फार्मिंग हो गई, या इसके साथ साथ और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जिसमें कि अभी जो फ्लोरिकल्चर आ गया, हॉर्टिकल्चर आ गया, या कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज एग्री एक्सटेंशन सर्विसेज हो सकते हैं, उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसके साथ साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे युवा इस समय ये पहले कुछ समय तक बाजार में अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम और 2 साल का डिग्री प्रोग्राम भी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 7 दिन से लेके 2 साल तक हो सकती है। अभी कुछ जल्दी के समय में उन्होंने कोई PhD प्रोग्राम या इस पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हैं। पर्पज बड़ा साफ है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसा पूरा फोकस है कि स्टैंड अप इंडिया, अब वो समय कम है क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का ज़माना है। बहुत ज़्यादा शायद अवसर वाइट कॉलर जॉब में ना हो, हालांकि कोई प्रतिभाओं की ना कमी रहेगी और ना किसी प्रकार के रोजगार की कमी रहेगी ब्लू कॉलर में, लेकिन वाइट कॉलर में थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से हो सकता है कि नंबर ऑफ जॉब्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो कम हो जाए, और ऐसा हमें लग भी रहा है 2-3 सालों में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म आए। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि अगर आप ब्लू कॉलर क्षेत्र में देखें जिसमें कि बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, और अपनी सुविधा के हिसाब से आप चाहो तो टेक्निकल स्किल, चाहे सॉफ्ट स्किल्स, चाहे वो रिलेटेड हो वोकेशनल स्किल्स हो, चाहे फिर वो डिजिटल लिटरेसी से हो या एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हो, विद इन दैट उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है जो आपको किस प्रकार से अपना व्यवसाय सेटअप किया जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोग्राम हो। मैं जैसे 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा जल्दी में। मैंने एक विद्यार्थी को देखा, जयपुर का रहने वाला है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से प्रोग्राम किया। उसके बाद ई-कॉमर्स पर अपना जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सामान है, क्योंकि उसके पिताजी इसी क्षेत्र में थे, उसने उस क्षेत्र को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। पहले उसने भारत में उसको स्केल अप किया, फिर जैसा सर ने कहा कि उसको फिर सिस्टम अप करना, स्पीड अप करना, उसको स्कोप अप करना, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेचना शुरू किया। मात्र 2 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया, आज उसका टर्नओवर 18 करोड़ रुपए का है। ये सक्सेस स्टोरी को हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में केस स्टडी बनाकर जो है इसको छात्रों को पढ़ाते हैं, ताकि एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जो और भी विद्यालय हैं भारत में या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, IIMs है, वहाँ पर हम और ज़्यादा लोगों को इस प्रकार से व्यवसाय के साथ जोड़ सकें जो कि जॉब टेकर ना होकर जॉब गिवर हो जाए, ताकि और भी ज़्यादा भारत में, क्योंकि अमृतकाल के भारत में, उभरते हुए भारत में, वसुधैव कुटुंबकम वाले भारत में और जो आने वाले सशक्त भारत में इस प्रकार की बहुत सारी प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। और मैं समझता हूं कि इसमें एंटरप्रेन्योर के जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए उनका बहुत अहम योगदान रहा है। जी, बहुत खूब। इसके साथ साथ एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों या बड़े बड़े क्या नाम है सेक्टर हों, उनकी जिम्मेदारी किस तरह से तय की गई है कि वो भी जो हमारे नौजवान हैं उनको स्किल बनाए, उनका जो हुनर है उसको निखारने में उनकी क्या जिम्मेदारियां तय की गई? हाँ जी, देखिए लास्ट ईयर के बजट में इसमें बहुत ही एक ऐतिहासिक जो अप्रेंटिसशिप योजना है सरकार ने उसको लागू किया था।
इसमें उसको फिर और ज़्यादा होनअप करने की बात चल रही है। उसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है भारत सरकार ने, सभी कंपनीज को मैंडेट दिया, क्योंकि एक चीज़ समझना जरूरी है, एक चीज़ होती है इन्वेंशन और एक होता है इनोवेशन। इनोवेशन में हम किसी को कोई काम करना सिखा देते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उस काम से रिलेटेड जो जानकारी अपने आप एकत्रित कर लेता है। इसके लिए कुछ जरूरी नहीं है कि उसको गवर्नमेंट के पास जाना पड़े या किसी प्राइवेट, वो अपने इंटरेस्ट से ही यूट्यूब वीडियो से, किसी डिजिटल मोड से उस प्रतिभा को हासिल कर लेता है। तो जो अप्रेंटिसशिप योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, जिसमें उसमें पूरा फोकस इसी पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कंपनियों के साथ जोड़कर उनको एक एक्सपोजर दिलवाएं, 1 साल का 2 साल का, जिसमें कंपनियों का भी फायदा है, क्योंकि उनको एक लिमिटेड मनी देनी है, कोई 10,000 रुपए वो भी भारत सरकार दे रही है, जिससे कि वो लोग कार्य को भी सीख सकें। और जब वो सीखेंगे उसमें से कुछ लोग कंपनियां रिटेन कर लेंगी और बहुत सारे लोग बाजार में आएंगे और अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। इससे एक नए कॉन्सेप्ट का निर्माण हो रहा है। सर ने बात करी थी एंटरप्रेन्योरशिप की, अब नया कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में एक व्यक्ति कुछ समय कंपनी के साथ कार्य करता है, एक प्रतिभा को, अनुभव को हासिल कर लेता है और उसके बाद उससे बाहर निकल आता है और उसी कंपनी के साथ उसकी कुछ सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज के रूप में एंसिलरी सर्विसेज देने, जो सहायक सर्विसेज है, उसको देने का कार्य शुरू कर लेता है। इससे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम तैयार होता है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी, ये विन विन सिचुएशन है युवाओं के लिए भी और कंपनियों के लिए भी, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और भारतीय जो सेवाएं हैं या जो माल है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया। लेकिन हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ साथ अपने नेशन को मजबूत करने की तरफ भी स्किल इंडिया मुहिम को समझने की कोशिश करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे साकेत जी से, कि जब हम लोकल लेवल पर रोज़गार जनरेट करने की बात करते हैं, हर किसी के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो उसमें स्किल इंडिया मुहिम किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, नौजवान किस तरह से इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ रहे हैं और देश को लोकल लेवल पर भी मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार जो स्किल इंडिया मिशन है उसके बेसिक इकोसिस्टम पर एक बार गौर फरमाएं। जब भी स्किल ट्रेनिंग होनी है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक्सरसाइज है वो है लोगों को मोबिलाइज़ करना। और मोबिलाइज़ करने के लिए जैसा कि PMKVY या जो और डिफरेंट स्कीम्स हैं आप उसमें देख सकते हैं। जी, एक कॉल आ रही है यहाँ पर सर, एक कॉल लेंगे और जानेंगे कि किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हेलो, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से शायद ये कॉल ड्रॉप होगी। अगली कॉल पर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले जो मैं बातचीत का सिलसिला जारी था, मैं चाहूँगा साकेत जी उसी पर। हाँ, तो मैं आपको बतला रहा था कि स्किल जो डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है उस पर एक बार गौर करने की ज़रूरत है। जो इसका जो फंडामेंटल स्टेप है पहला वो है मोबिलाइज़ करना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, यूथ्स को मोबिलाइज़ करना जिनकी स्किलिंग होनी है। और उसके लिए जो डिफरेंट अपने कल्चरल इवेंट्स हैं उस टाइम में रोज़गार मेलों का आयोजन करना, जिसमें बताया जाना कि यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे आप स्किल ट्रेनिंग करके इस तरीके का ग्रोथ कर सकते हैं, लाइफ को पहले से बेहतर कर सकते हैं। इन सारे इन्फॉर्मेशन को देना होता है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो दूसरा स्टेज है वो स्टेज है इनरोलमेंट का। एक बार जब आपने मोबिलाइज कर लिया लोगों को, पोटेंशियल बेनिफिशियरीज को। आपको रोकना चाहूँगा, फिर एक कॉल आ रही है। जी बताएं। हेलो जी, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मेरा नाम नरेश है जी, और मैं एसी का काम जानता हूँ अच्छे तरीके से जी। तो काफी दिन से कोई दुकान खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके तहत इस स्कीम के तहत मुझे लोन मिल सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं जी। इनका सवाल है कि एसी का काम कर रहे हैं और दुकान खोलना चाहते हैं, तो क्या स्किल इंडिया के तहत इन्हें कोई लोन मिल सकता है? क्या देखिए कि स्कीम ऑलरेडी है जिसका नाम है स्किल लोन स्कीम, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, EDI की ट्रेनिंग स्पेशली MSME के सेक्टर में, जैसे कि एक स्कीम है PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो उसमें अगर आपने उससे ट्रेनिंग लिया है, तकरीबन 2-3 वीक का शायद ट्रेनिंग होता है, अगर आपने लिया है तो आप अपने कैपिटल के माध्यम से एक वेंचर सेटअप कर सकते हैं। आप अपना कंपनी लगा सकते हैं और उसमें आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिल सकती है
और लोन अमाउंट भी मिल सकता है, और उसमें कुछ सब्सिडी के एडजस्टमेंट की भी प्रोविज़न है, वो भी देखा जा सकेगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था नरेश जी, मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे। और जो लोग और भी इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, उनके मन में कोई सवाल है अपने रोज़गार से लेकर अपने हुनर से या अपनी स्किल के ताल्लुक से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइन खुली हुई है, टोल फ्री नंबर 1800-113060। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जी साकेत जी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो दूसरा स्टेज है, उस स्टेज का नाम है इनरोलमेंट, जहाँ पर आप पोटेंशियल बेनिफिशियरी जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है मोबिलाइजेशन के दौरान, उनका आप इनरोलमेंट करते हैं। इनरोलमेंट के बाद जो तीसरा स्टेज है, उसका नाम है ट्रेनिंग दिया जाना। आप उनको ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि NSDC का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा सृजित क्रिएटेड सेक्टर स्किल काउंसिल्स के ऑलरेडी उसमें गाइडलाइन है, उसको ध्यान में रखते हुए आप स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। स्किल के ट्रेनिंग के बाद आप उन लोगों का असेसमेंट करते हैं, और उसके लिए एसेसर अपॉइंट किए जाते हैं जो उन लोगों को का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद उनको क्रेडेंशियल दिया जाता है, उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं, उनको मार्क्स दिए जाते हैं कि हाँ, आप ट्रेनिंग को पास आउट किए या नहीं किए, और अगर ऐसा कुछ है तो उसमें शायद रिमेडियल प्रोविज़न का भी प्रोविज़न है। और तीसरे स्टेज पर उनको प्लेसमेंट दी जाती है। प्लेसमेंट दिलाना भी ट्रेनिंग पार्टनर का काम है, जिसको आप TP बोलते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपना स्किल का इकोसिस्टम है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनर के लूप में जो लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लूप में आपको इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी इंगेज करना होता है। जो भी उस एरिया के इंडस्ट्री के लोग हैं, उन लोगों को बुलाकर उनसे भी इंटरेक्शन कराना होता है, और उस इंटरेक्शन के माध्यम से एक्चुअल में ट्रेनीज को पता लगता है कि किस तरीके के स्किल्स में ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम है, और इसके आगे भी ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने प्लेसमेंट दिलाया, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं ट्रेसर स्टडीज़ के माध्यम से कि वाकई उन लोगों का जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर प्लेसमेंट लिया, उनका आखिर हुआ क्या, कितने दिनों तक वो लोग काम किए। तो इसका पूरा एक डेटा रखा जाता है, तैयार किया जाता है? हाँ, इसकी पूरी एक सिस्टम होती है, इसका ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको आई थिंक पब्लिक डोमेन में भी मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितने मोबिलाइज हुए, कितने लोगों का इनरोलमेंट हुआ, कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद से कितने लोगों का असेसमेंट हुआ, असेसमेंट के बाद कितने लोगों का सर्टिफिकेशन हुआ, सर्टिफिकेशन के बाद कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला। और फिर ट्रेसर स्टडी का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस किसी को भी प्लेसमेंट मिला, वो एक्चुअली मिला कितने दिनों का प्लेसमेंट। बट ट्रेसर स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम है लोगों को ढूंढने में, लोकेट करने में। मान लीजिए किसी ने कोई जॉब लिया किसी जगह में, और उसका एक स्किलिंग के माध्यम से उसका हुनर बढ़ा, और जब वहां पर काम किया तो उसकी और स्किल बढ़ गई, और उस स्किल के बढ़ने से हो सकता है कि उसको कोई बेहतर प्लेसमेंट मिल गया। और कई बार मोबाइल नंबर्स भी लोगों के बदल जाते हैं, तो ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसका ऑलरेडी वेल डिफाइंड एक इकोसिस्टम है, जो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा डॉट है, एक ऐसा मेरे ख्याल से मेजर है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लाया जा सकता है और पहले की तुलना में। लेकिन यहाँ पर एक लाइन में और कहना तरक्की हासिल कर सकते हैं। एक लाइन में और कहना चाहता हूँ। लेकिन अक्सर ये देखा गया है सर कि अगर आप देखें एजुकेशन का एम्प्लॉयमेंट के साथ को रिलेशनशिप को किस तरीके से सह संबंधित है, तो आप पाएंगे कि जितना ज़्यादा कम एजुकेशन है, उतना कम अनएम्प्लॉयमेंट है, और जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता हुआ दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा देखा गया है, डेटा पॉइंट्स बताते हैं कि जिस किसी के पास 0 to 1 स्टैंडर्ड का एजुकेशन है, वहाँ पर नील है अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन वहीं अगर आप BA प्लस कर लेते हैं, PhD वगैरह कर लेते हैं, तो वहां पर ये परसेंटेज तकरीबन 19+ के आसपास पहुंच जाता है। जी, मुझे लगता है शायद राम सिंह सर भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्ट है कि जहां स्टडी कम वहां अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, और जहां स्टडी ज्यादा है वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इसको किस तरह से समझे हम, और इसमें स्किल इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है दोनों सतह पर, चाहे वो कम पढ़े लिखे लोग हों या ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, दोनों को स्किल इंडिया ने किस तरह से स्किल्ड करके उनकी तरक्की के सफर को आसान किया है। जी राम सिंह। हाँ जी, इसके साथ साथ जो नरेश जी का सवाल था उसको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा।
एक नरेश जी, अगर आप सुन रहे हो तो एक भारत के प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, जिसको मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप किसी विशेष राज्य से आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रधानमंत्री की बहुत विशेष योजना है, वहाँ के रोजगारों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने सर, के एक लिए। कॉल शायद आपके लिए आ गई है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे कॉलर से आपको बहुत गौर से सुन रहे हैं। जी, किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी, मेरा नाम साक्षी है जी। मेरा सवाल है कि मेरा बच्चा 17 साल का है और उसने 12th पास अभी की है, तो किसी भी कोर्स के लिए मुझे कहाँ से आवेदन करना पड़ेगा? हम कहाँ से कर सकते हैं आवेदन? जी, बहुत शुक्रिया। 17 साल के उनके साहबजादे हैं और वो मालूम करना चाहती हैं कि किस तरह से वो कोर्स कर सकता है। तो क्या हमारा सिस्टम है इस तरीके से, जहाँ पर देखिए, इसमें 2-3 तरीके हो सकते हैं। अगर उसको फॉर्मल एजुकेशन में जाना है तो वो पहले जैसे ग्रेजुएशन ज्वाइन कर ले, लेकिन पहले बच्चे का डिपेंड इंटरेस्ट पे है। अब 12th के बाद में वो अगर उसको टेक्निकल स्किल्स की चाहिए, किसी ब्लू कॉलर में जाना है तो वो ITI में जा सकता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा स्किल अप करना है अपने जीवन में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पूरी दुनिया उस अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए तैयार बैठी है। मैं कुछ एग्जांपल से बताऊं आपको। आजकल भारत सरकार ने 12th के बाद में अगर कॉमर्स में अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो CA की भी दे सकता है, CS भी कर सकता है, CMA दैट इज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसी प्रकार से अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो 12th के बाद में वो 5 साल की डिग्री कर सकता है। इसी प्रकार से अगर उसका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में तो बीटेक में जा सकता है। अगर इतना खर्च करने की, जैसे आपने कहा कि केवल उसको कौशल चाहिए बेसिक, तो ITI में जा सकता है। और इसमें 3 तरीके की मूलक जो योजनाएं हैं। एक तो जो सरकार द्वारा स्पॉन्सर योजनाएं हैं, जिसमें कि फॉर्मल सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसा सर ने बताया कि लगभग 1400 के आसपास ITI हैं, जिसमें प्राइवेट क्षेत्र के बहुत सारे ITI हैं। AC की ट्रेनिंग हुई, जैसे ये जो वेंटिलेशन और कूलिंग की ट्रेनिंग हुई, ड्राइविंग की ट्रेनिंग हुई, ये जो आपका क्रेन मशीन चलाना इसकी ट्रेनिंग हुई, पोर्ट पे जो मशीनें होती है गेंट्री क्रेन, उसकी ट्रेनिंग, इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि जब एक बार आप किसी स्किल को हासिल कर लेते हैं तो आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप किसी भी क्षेत्र को चुन सकते हैं। जी, ये बच्चा, हाँ जी, ये साक्षी जी के लिए ये प्रश्न था। लेकिन मैं उसी जो मेरी बात चल रही थी जी, जो उस पर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसी पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इसके साथ साथ अगर किसी विशेष राज्य से, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर के लिए उड़ान योजना। अब जैसे हमारे क्षेत्र देश में बहुत सारे लोग माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। उनके लिए अगर उनके बच्चे किसी तरीके से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना है नई मंजिल। नई मंजिल में अगर वो लोग छूट गए किसी कारण से, उनको भी देश की मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए, ना केवल स्किलिंग के लिए, बेसिक स्किलिंग के लिए, और बल्कि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सरकार अपॉर्चुनिटी देती है। ये एक बहुत अच्छा विषय आपने बताया, जिसके ऊपर एक अच्छा कार्यक्रम दिया जा सकता है। नई मंजिल के ऊपर भी एक कार्यक्रम हम आगे पेश करेंगे अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, ताकि वो जान सकें कि नई मंजिल के तहत वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है साकिब जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सरकारी सिस्टम का लाभ उठाना चाहते हैं स्किलिंग के लिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, क्योंकि आगे चलकर जब PMKVY को नया वर्जन दिया गया तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्किल्स के बारे में, स्किल में किस तरीके से इनरोलमेंट होना है और उसकी जानकारी दी जा सके। तो उसी सवाल के संदर्भ में जो साक्षी जी का सवाल था, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर्स पर जाइए या PMKVY के किसी सेंटर्स पर जाइए, या अगर रूरल एरिया में आप रहते हैं तो DDU GKY है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना, वहाँ पर उस सेंटर में जाइए। या RCT भी एक स्कीम है रूरल डेवलपमेंट के इकोसिस्टम में, वहाँ भी आप जा सकते हैं और जाकर जो रिक्वायर्ड स्किल है जो आप लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अक्सर ये स्किल डेवलपमेंट मिशंस को एडवाइस दी जाती है कि वो स्किल गैप का सर्वे कराएं, क्योंकि हर समय आपके स्किल की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। जैसे आज से 2-4 साल पहले, 5 साल पहले ब्यूटी एंड वेलनेस या मैकेनिक का वर्क या मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सॉट आफ्टर सेक्टर्स थे जी। लेकिन अभी उसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं। तो किस तरीके से एक स्किल्स की प्रायोरिटाइजेशन हो, किस स्किल को ऊपर रखना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्किल गैप का सर्वे भी स्टेट लेवल पर
स्किल डेवलपमेंट, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस के माध्यम से करवाएं इफेक्टिव सा, और पता करें कि किस स्किल में ही ट्रेनिंग देनी जरूरी है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन ही कह लीजिए में बड़ा सीधा सा फर्क है। और फर्क ये है कि जहाँ पर एजुकेशन आपको अंधेरे से उजाले में लेकर जाता है, रास्ता बताता है, वहीं पर जिस तरह से आपने कहा कि वहीं पर स्किल आपको जीवन निर्वहन का एक संसाधन मुहैया इमीडिएटली, तत्कालिक रूप से कराता है। साकेत जी, और ये तब इफेक्टिव हो पाएगा सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्किल इंडिया के तहत, क्या वो भी इसी अपग्रेडेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई तकनीक के साथ अपने नौजवानों को देखा जाए तो स्किल कर रहे हैं? मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि यूनियन बजट में अभी अनाउंस किया गया है कि 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग अगले 5 वर्षों में, और ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एआई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहते हैं, उस पर, और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स भी खोले जाने हैं स्कूल्स में। स्कूल्स को वाईफाई से, इंटरनेट से स्किलिंग के लिए इंटीग्रेट किया जाना है। ये बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि मैं समझता हूँ विद्या वही जो जीवन निर्वहन का साधन दिलाए। और इसके लिए जरूरी है कि स्किल पर फोकस किया जाए। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा साथ ही साथ और नई तकनीक के साथ स्किल पर फोकस किया जाए। मैं इसके साथ एक ये भी चीज जोड़ना चाहूंगा कि अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बाजाबता स्किल पर काफी जोर दिया गया है, और ये मैंडेटरी किया गया है कि सारे कोर्सेज में स्किल लगे। क्योंकि मैंने एक बिंदु पर आपसे आप सवाल को आपने लिया था, और बिंदु ये था कि जितनी ज्यादा शिक्षा उतनी ज्यादा बेरोजगारी। शायद इसका कारण ये है कि स्किल्स को हमने अपने शिक्षा में ठीक से पहले इंटीग्रेट नहीं किया था। स्किल इंडिया के तहत किस तरह से जोड़ना है हम एजुकेशन और स्किल को? हाँ, एजुकेशन और स्किल को एक साथ जोड़ने का काम ये अपनी एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। और मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जर्मनी के एजुकेशन पॉलिसी को, जिसमें स्किल और एजुकेशन दोनों को एक साथ एम्ब्रॉयल किया गया है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। क्योंकि स्किल को एक ही बार बताना थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक सा लगता है, हल्का सा। लेकिन अगर हम शुरू से ही बच्चों को स्किल सिखाने लग जाएं, जैसे अपने यहाँ बहुत पहले बुनियादी विद्यालय हुआ करते थे, बेसिक स्कूल्स, गांधी जी वाला, तालीम और तरबियत की बात जहाँ आती है, तालीम के साथ साथ तरबियत और उसको हुनरमंद बनाना। और अब मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हूँ, हमारे साथ राम सिंह सर भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि अब आगे के चैलेंजेस और आगे का सफर कैसा होगा, स्किल इंडिया मिशन आगे किस तरह आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि रोशनी डालें। कितना कामयाबी के साथ इस मिशन को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले ये बात कहने से पहले मैं 4 पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की कहना चाहूँगा। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, मैं बचपन में अक्सर उसको रिसाइट किया करता था। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन सा सुख तुम भोग्य नहीं, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अगर हमने अपने आप में ठान लिया है, जहाँ कहते ना, जब मैंने ठान लिया तो मान लिया, अब रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, अगर हमने ठान लिया और मन में मान लिया, फिर रास्ता स्वतः ही बनता चला जाएगा। आपको सही स्किल का चुनाव करना है, पहली बात। दूसरा, सही रास्ते का चुनाव करना है। और तीसरा, निरंतरता से अपने आप को स्किल, और मैं कहूँगा री स्किल, और मैं फिर बात कहूँगा अप स्किल, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदलेगी हमें अपने आप को बदलते रहना है। और दुनिया में चुनौतियां अगर ज़्यादा बढ़ेंगी तो साथ साथ हमें भी अपने आप को री स्किल करते रहना है, अप स्किल करते रहना है, और नए नए क्षेत्रों का चुनाव करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, जी हमारे पास सर हमें समय बहुत कम है इस वक्त, और सिर्फ एक कंफ्यूजन जो हमारे नौजवानों का आमतौर पर रहता है कि जब वो कहीं इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो अक्सर जगहों पर उन्हें कुछ खर्चा नहीं मिल पाता है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात अप्रेंटिसशिप की कही थी, तो जहाँ हम उसकी इंटर्नशिप की बात करते हैं और इधर अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं, तो कितना फर्क है और नौजवान इस पर किस तरह से गौर करते हुए आगे बढ़ें? बहुत मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम आखिरी है। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। कंपनियों को उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जरूरी कर दिया है कि सभी कंपनियों को
कुछ ना कुछ अपने उनकी बजट के हिसाब से कुछ लोगों को ट्रेन करना ही होगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और उनका जो पैसे की बात आती है तो सरकार अपने फंड से, अपने बजट से सरकार ने प्रोविजन किया है ताकि जब लोग सीखने जाएं तो उनको कुछ ना कुछ पैसे भी मिले ताकि वो अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सके। इस प्रकार से सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं। जी हाँ, तो आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस पेशकश में जितनी गुफ्तगू हुई उससे आपने ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा और ये जाना होगा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत आप किस तरह अपने हुनर को और मज़ीद निखार सकते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस मौजू पर रोशनी डाली और हमारे व्यूवर्स ने, हमारे नाजरीन ने एक सैर हासिल गुफ्तगू को सुना और उससे फ़ायदा हासिल किया। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।